तो साथियों अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमने पहली वीडियो में बात की ऐसा पेयर लगाने के बारे में जिससे हम प्रवासी कबूतरों का हसूल कर सकें, प्रवासी कबूतर हासिल कर सकें, प्रवासी बच्चे हासिल कर सकें। और दोस्तों, जब प्रवास का नाम आता है तो लामहला एक चीज़ जहन में आती है, क्रॉस ब्रीडिंग। तो क्रॉस ब्रीडिंग, जैसा कि आपको पहले बताया गया कि किसी भी दो अच्छी नस्लों का क्रॉस जो है, जैसे टैडी है, एक मगर है, टैडी है, गोल्डन है, डब वाले हैं, टैडी हैं, या फिर गोल्डन और सियालकोटी मोतियों वाले हैं, इनका जब आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो बच्चों में दोनों नस्लों की खूबियां मुंतकिल हो जाती हैं। अगर मगर में बहुत ज्यादा प्रवाज है तो सियालकोटी कबूतरों में बहुत ज्यादा अकल है माना जाता है, और ये दोनों मिलकर एक अच्छा प्रवासी बच्चा जन्म लेता है दोनों नस्लों से मिलके। तो आज पहले हमने डिस्कस किया था उस क्रॉस ब्रीडिंग पे, तो आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे ब्रीडिंग ब्राय स्टॉक पे, यानी कि ऐसी ब्रीडिंग जिससे आप किसी नस्ल को महफूज करना चाहते हैं, किसी पुरानी नस्ल का प्योर जोड़ा लगाना चाहते हैं, और आसान अल्फाज में ये कि अगर आप कोई प्योर नस्ल को महफूज करना चाहते हैं तो उस जोड़े का इंतखाब जो है उसमें नर और मादा, ये दोनों का इंतखाब जो है ये कैसे करना है, और हमने वो ब्रीडिंग किस तरह चलानी है, और नर में और मादा में क्या क्या सिफात होनी लाजमी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात यह है कि एक बात याद रखें कि 100 कबूतर रखने से बेहतर है कि आप सिर्फ 10 कबूतर रख लें, लेकिन अच्छी क्वालिटी वाले हों, अच्छी सिफात वाले हों। 100 कबूतर जो आम हैं, जिनमें अच्छी क्वालिटीज नहीं है, उन्होंने आपका दाना खाना है, उन्होंने आपका वक्त ज़ाया करना है, आप उनके बच्चे छोड़ेंगे, किसी के बच्चे अच्छे उड़ेंगे, किसी के नहीं अच्छे उड़ेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप सिलेक्टिव कबूतर रखें और वो कबूतर रखें जो कि मयार पर पूरा उतरते हों। तो इंशाल्लाह ताला उससे बहुत उम्मीद है कि आप अच्छे रिजल्ट लेंगे। एक बात। दूसरी बात दोस्तों ये है कि मैं सोशल मीडिया पर देखता हूं लोग ये लिखते हैं मेरी फलां ब्रीड, मेरी फलां ब्रीड। तो मैं अपना एक नुक्ता नजर आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि ब्रीड होती क्या है। किसी अगर कोई मेरा दोस्त इस हवाले से मुझे कोई आंस दे तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ब्रीड मेरी नजर में जो है वो ये है कि सबसे पहले तो आपकी जो एक ब्रीड है उसकी एक अलग से पहचान होनी चाहिए, उसकी अलग से शनाख्त होनी चाहिए। और अगर 100 कबूतरों में भी आपका कबूतर पड़ा हो तो उसको कोई भी देखकर पहचान कर ये आपको बता सके कि ये फलां घर की ये ब्रीड है। ये नहीं कि आप किसी जगह से नर लेकर आए हैं और किसी जगह से मादा लेकर आए हैं और उसका कोई बच्चा निकला है मिलता जुलता, आप उसे कहते हैं ये मेरी ब्रीड है। ठीक है, आप उसको नाम दे सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनली या नेशनली या फिर आप जब उसको मुतारफ करवाने लगते हैं तो ये बिल्कुल मतलब वो समझ में नहीं बात आती कि मिलते जुलते कबूतर कहीं पे भी आपका कबूतर पड़ा हो तो पहचानना ही ना जाए कि भाई ये कौन सी ब्रीड है। आप देखें कि मैं यहां पर मिसाल दूंगा उस्ताद मियां नजीर साहब की, उस्ताद मोहतरम की, कि उन्होंने गोल्डन कबूतर, छठे वाले कबूतर, उन्होंने लाल तूफान ब्रीड ये मुतारफ करवाए। तो दोस्तों, ये ऐसी ब्रीड्स हैं
कि ये हम जहां पर भी देखते हैं, जिस घर में भी देखते हैं, हम आसानी से पहचान लेते हैं कि ये मियां साहब वाली ब्रीड में से है। और इसी तरह लाहौर की कबूतर परवरी में एक बड़ा नाम उस्ताद चौधरी सही मोहम्मद भट्टी साहब, उनका नाम भी लेना मैं जरूरी समझूंगा। उनकी जो टैडी ब्रीड है, उनके अपने एक स्पेसिफिक फीचर्स हैं। उनके ये शोल्डर्स बाहर होते हैं, उनकी टांगें जो हैं, उनकी थाइज बाहर होती हैं, और उनका स्टैंडिंग स्टाइल, उनकी आंख जो है, उनकी नोक जो है, उनका जो पर है, वो सब अलग है। 1000 कबूतर में भी उनका कबूतर पड़ा होगा तो वो आप देखकर पहचान सकेंगे कि ये चौधरी साहब वाला कबूतर है। अच्छा, ये तो था पहला पॉइंट ब्रीड में, कि ब्रीड में आपके कबूतर के स्पेसिफिक फीचर्स होने चाहिए। दूसरा दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि आपकी ब्रीड का एक महसूस कलर भी हो सकता है, कि जहां पर आपकी ब्रीड पड़ी हो वहां पे कोई कलर की तरफ देखकर ही उसको पहचान ले कि ये उस ब्रीड में से है। थर्डली ये है दोस्तों कि जब कोई ब्रीड अपनी जगह पे सस्टेन हो जाती है, कायम हो जाती है, तो वो अपनी ब्रीड से हट के सबसे ज्यादा हालिस ब्रीड वो होती है जो सेम अपने जैसे बहुत ज्यादा बच्चे निकाले, हट के 7 रंग के बच्चे ना निकाल दे, 10 रंग के बच्चे ना निकाल दे, या ये ना हो कि जब भी उसने बच्चे निकालने हैं उसने कोई अपना ही रंग दे दिए। तो दोस्तों ये 3 चीजें ध्यान में रखें, देन किसी भी ब्रीड को अपनी ब्रीड का नाम दें। अगर आप मेहनत करेंगे तो वाकई आप इसमें नाम कर सकते हैं, लेकिन ब्रदर ये अभी इट्स टू अर्ली टू से, ये बहुत आगाज में ये कह देना कि ये मेरी ब्रीड है, जबकि आपने उसके 6-7 दफा बच्चे निकलवा के नहीं देखे। आपको ये नहीं पता कि मेरी ब्रीड इसमें से ये भी बच्चा निकल सकता है। तो ये जो है आप अपनी खुशी के लिए तो कह सकते हैं, लेकिन ये समझ में बात नहीं आती। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं इस बारे में कि जब हमने कोई ब्रीड, हालिस ब्रीड का पेयर लगाना है तो उसमें हमने क्या देखना है। जो बात मैंने पहले कही थी पहली वीडियो में, सेम वही बात अब भी कहूंगा कि बैलेंस कायम रखना पहली और बुनियादी शर्त है कबूतर में, पेयर में। उसमें बैलेंस परों का भी है, वेट का भी है, दुम का भी है, आंख का भी है, पंजों का भी है, हर चीज का बैलेंस। तो आप ये देखें कि अगर मादा की हड्डी छोटी है तो बड़ी हड्डी वाला जो नर है उसके साथ डाल के उसका बैलेंस किया जा सकता है। अगर नर के पर जो हैं वो बहुत ज्यादा नोकीले हैं तो आपको चाहिए कि मादा के जो पर हैं वो इतने नोकीले ना हो। अगर मादा के पर हार्ड हैं तो नर के पर जो हैं वो नरम होने चाहिए। उनकी आहट से जो तीली है वो स्प्रिंग मानिद होना चाहिए, और पर ऊपर की जानिब उठा होना चाहिए, ना कि नीचे की जानिब। और दोस्तों कोशिश करें कि जब आप ब्रीडिंग में अपनी कोई नस्ल को संभालना चाह रहे हैं तो बेशक आपका एक पेयर बन जाए, लेकिन असूलों पर बने। नर के जो बाहर के 3 पर हैं वो बराबर होने चाहिए। कोशिश करें कि उसके 3 पर बराबर हो। अगर 3 ना भी हो तो 9वां और 10वां बराबर हो, और तीसरा जो है 8वां जो है उसके पास हो। और जो मादा है, मादा के जब आप पर उसके साथ मैच करना चाहेंगे तो 10वां छोटा हो, 9वां बड़ा हो, और 8वां और 10वां ये बराबर होने चाहिए। और बगल का मैंने आपको बताया, तो आज मैं आपको दोबारा बताता हूं कि बगल जो है वो इतनी बड़ी हो कि कमर के ऊपर तक चढ़ी हो। बगल की जो लेंथ है वो भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताई। तो बहरहाल जब आप बगल को पूरी तरह से खोलें तो बगल के जो इब्तदाई पार हैं वो कबूतर की हाफ कमर पे ऊपर की जानिब हाफ कमर पर चढ़े होने चाहिए।
इस तरह के कबूतर जो हैं साला साल ब्रीडिंग में बड़ा अच्छा काम करते हैं। वो उनके बच्चे भी आगे अच्छे रहते हैं। और दोस्तों, कबूतर में बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए उसके परों में। जब आप पर खोलें बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। और इसमें और भी कई एक चीजें हैं, जैसा कि पलक है। आप किसी कबूतर को ब्रीडिंग के लिए चूज करते हैं तो आप प्लीज एक चीज जरूर देखें। मैंने अक्सर दोस्तों के पेयर्स चेक किए तो एक चीज जरूर देखें कि ये जो आंख के गिर्द पलक है, पलक बहुत ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, उसके साइडों पे गोश्त नहीं जमा होना चाहिए। बिल्कुल नफीस पलक का कबूतर हो तो आप यकीन करें कि बेहतरीन काम करता है। पलक के ऊपर बारीक दंदाने होने चाहिए, ठीक है। हड्डी जब आप हाथ में पकड़े कबूतर को तो हड्डी आपको आगे से यहां से सीने से यहां से चुभनी चाहिए और यहां से बतदरीज पीछे को जाती हुई तलवार की मानद आपको महसूस हो, जैसे तलवार पीछे को जाती हुई हम होता है उसका, वैसे हम होना चाहिए। तो ये नर के लिए जरूरी है, लेकिन मादा जो है अगर हड्डी पे इस क्राइटेरिया पर पूरी नहीं उतरती तो उसके लिए रियायत है। अच्छा दोस्तों, गर्दन का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। गर्दन का जो है, गर्दन जितनी उसका माना ये जाता है, दोस्त कहते हैं, उस असाजा कराम कहते हैं कि गर्दन जो है जितनी नफीस होगी, बरीक होगी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, वो कबूतर या वो मादा उतना ही ज्यादा अपनी नस्ल में अच्छा काम करेगा। तो अब अगर दुम की बात करें तो दुम जो है वो बंद होकर, बहुत से असाजा कराम तो ये कहते हैं कि एक पर हो जाना चाहिए, लेकिन भाई मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि इस तरह के कबूतर का हसूल बहुत मुश्किल है। कि जो मतलब मैंने ये देखा है कि बहुत से लॉफ्ट में इवन के जहां पर 300-400 कबूतर होते हैं, वहां पर ऐसा कबूतर एक दो मौजूद होते हैं। लेकिन बहुत जो बड़े साजा कराम है जिन्होंने मेहनत की है, अपनी जिंदगी दी है, इस काम को वक़्त दिया है, उनके पास काफी भी होंगे। लेकिन दोस्तों, मायूसी नहीं, आप तलाश करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको जरूर इस तरह का जानवर मिलेगा। तो जब हम दुम की तरफ बात करते हैं तो स्टैंडर्ड तो यही है कि वो बंद होकर एक पर का हो जाए, लेकिन अगर एक से थोड़ी चौड़ी भी हो तो भाईजान वो दुम चल जाएगी, उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। एक बात, दूसरी बात ये कि दुम के नीचे प्राइमरी फीदर्स होते हैं। आप देखिएगा कि बाज कबूतरों के वो जो प्राइमरी फीदर्स हैं, जो उसकी जड़ से निकले होते हैं, छोटे छोटे पर जो होते हैं, वो बड़े परों के ऊपर चढ़े होते हैं। मैंने बहुत से नस्ली कबूतरों में ये चीज नोट की है, आगे उनका रिजल्ट भी लिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है कि जब उनकी अगर उनकी दुम इतनी लंबी है तो प्राइमरी फीदर कम से कम यहां तक, उसके सेंटर तक आए हुए हैं। तो ये एक क्वालिटी बर्ड की निशानी है। तो और ऐसे बर्ड की निशानी है जो बहुत ज्यादा इनब्रीड नहीं हुआ होता, जिसको आम जुबान में हम कहते हैं कि ये हमता हो गया है, वो नहीं हुआ होता। ऐसा कबूतर आपकी ब्रीडिंग में काम आता है। जब आंख की बात करेंगे तो आंख का मैं पहले से बता चुका हूं, उसके परफेक्ट रिंग्स होने चाहिए। मैं कटे फटे नूर को बिल्कुल नहीं मानता कि मतलब कोई कहते हैं कि सितारा मानित जो नूर है बड़ा अच्छा होता है, फलां जो है वो बड़ा अच्छा होता है। मैं कहता हूं ब्रीक नूर हो, उसके गिर्द जो रिंग्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हों। तो नस्ल के मुताबिक जो है, नस्ल के मुताबिक उसके जो रिंग्स हैं आप देखें, फिरोजपुरी के अलग हैं, कमगर के अलग हैं, टैडी कबूतर के अलग हैं। तो ये जो चीजें हैं ये भाईजान ये सीखने से मिलेंगी। यहां पर शॉर्ट क्लिप्स में ये हर चीज को इलेबोरेट करना नामुमकिन वाली बात है। तो लेकिन ये कोशिश करते हैं कि अपने टाइम में से कुछ टाइम निकाल के अपने जो नए आने वाले भाई हैं
अपने जो मतलब जो जिस दौर से, जिस पीरियड से हमें गुजरना पड़ा है, उनको हमारी इस गुफ्तगू से पता चल जाए कि ये चीज़ें जो हमने 15-20 साल लगाकर नोट की हैं वो आपको मिल जाएं। तो इसमें दोस्तों ये चीज़ आपको बताना ये चाहूँगा कि जब मैं आपको कोई चीज़ बताता हूँ तो उसमें खालिस खलूस नीयत और अल्लाह की रज़ा है, उसमें किसी किस्म की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है किसी उस्ताद की, ना मैं आपसे कोई लालच रखता हूँ कि आप मेरे शागिर्द हो जाएं, ना ही मेरा कोई ऐसा माइंड है। बेशक मैंने उस्तादी दस्तार ली है, लेकिन जिंदगी में अगर कभी शागिर्द करने का मौका मिला भी तो एक दो उतने शागिर्द रखना चाहूंगा जिनको मैं याद भी रख सकूं और जिनकी मैं हेल्प भी कर सकूं। अच्छा, बात किसी और तरफ निकल गई थी। अब जो ब्रीडिंग के लिए पेयर हम लगा रहे हैं, मैंने उनकी सिफात आपको बताई, पर बताया, गर्दन बताई, उसकी पलक बताई, आंख बताई, दुम बताई। जो पंजे हैं, पंजे सबसे ज्यादा जो असातिज़ा कराम अच्छा समझते हैं वो खुश्क पंजे हैं। तो खुश्क पंजे जैसे पंजों पर सिकरी सी जमी होती है, इनको बहुत अच्छा समझते हैं असातिज़ा कराम। और दोस्तों एक जैसी नस्ल लगाने के लिए जो लास्ट और सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि अगर मादा डब वाली है तो नर भी डब वाला होना चाहिए, ठीक है। अगर मादा आपके पास अली वाली है तो नर जो है वो भी अली वाला होना चाहिए। और आसान अल्फाज में ये कहें कि हम रंग जोड़े लगाएं, अगर चीना नार है तो सेम वैसी ही चीनी मादी, नीला नार है नीली हरी मादी लगाएं। इस तरह से आपकी ब्रीड जो है प्योरिटी के करीब तरीन हो जाएगी। और एक चीज ये याद रखें कि कबूतर जितना प्योर होता जाता है उसमें परवाज तो कम हो जाती है, ऑटोमेटिकली उसमें परवाज कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसको क्रॉस दिया जाता है वो अपनी परवाज को इन्हांस कर देता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको पसंद आई होंगी। कोई कमी कुताही रह गई हो तो मैं माजरत चाहता हूं। कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला अगर जिंदगी तंदुरुस्ती रही तो उन वीडियोस में मैं इलेबोरेट कर दूं। आज की वीडियो में मैंने आपको ब्रीड का भी बताया कि किसको आप अपनी ब्रीड कह सकते हैं, और आज की वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया कि एक ब्रीड चलाने के लिए एक जैसा जोड़ा किस तरह लगाया जाता है और उन कबूतरों में मादा और नर में क्या क्या सिफात होनी चाहिए। तो आखिर में मैं अपने चंद एक दोस्तों का दिली शुक्रगुजार हूं जो कि फोन करते हैं और जो कि मैसेज करते हैं, जिनमें फ़हीम भाई हैं स्पेन से, अल्लाह ताला उनको और बरकत दे। हुमायूं हयात साहब हैं कनाडा से, मेरे पीर भाई हैं मलक बाबर साहब हैं, और जनाब उस्ताद मलक मोहकम साहब हैं, बाकी कामिल जैदी साहब हैं, और जनाब राना इमरान साहब हैं। मैं सब दोस्तों का तहे दिल से मशकूर हूँ। वो गाहे बगाहे मेरा हौसला बढ़ाते रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में कुछ नया लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।